तो सरकार का काम क्या होना चाहिए? हमें कंट्रोल करना या हमें बेहतर बनने में मदद करना? और क्या हर तरह की खुशी एक बराबर होती है? देखिए, ये सवाल आज भी उतने ही जरूरी हैं जितने 19वीं सदी में थे। और इन सवालों के केंद्र में थे एक बहुत बड़े विचारक, जॉन स्टुअर्ट मिल। तो चलिए आज उनके इन जबरदस्त विचारों की दुनिया में चलते हैं। तो शुरुआत इसी बुनियादी सवाल से करते हैं। एक देश है, एक राज्य का असली काम है क्या? क्या उसे एक पुलिस वाले की तरह हम पर बस नजर रखनी चाहिए, या फिर एक माली की तरह हमें फलने फूलने के लिए एक अच्छा माहौल देना चाहिए? ये वो बहस है जिसका सामना जे.एस. मिल ने अपने विचारों से सीधे सीधे किया। मिल के दर्शन का ये पहला और शायद सबसे जरूरी हिस्सा है राज्य की भूमिका पर उनका जो क्रांतिकारी विचार था। उनके लिए सरकार का काम सिर्फ कानून और व्यवस्था बनाए रखना ही नहीं था। नहीं, इससे कहीं ज्यादा गहरा, कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण था। देखिए, मिल ने दो तरह के राज्यों में एक साफ फर्क बताया। एक तरफ है निरंकुश राज्य, मतलब एक ऐसी मशीन जो हर किसी की आज़ादी को कुचल देती है और सबको एक ही तरीके से सोचने और जीने पर मजबूर करती है। और दूसरी तरफ है मिल का आदर्श राज्य, जिसका सिर्फ एक ही मकसद है, अपने नागरिकों को नैतिक और बौद्धिक रूप से आगे बढ़ने में मदद करना। अब इस आइडिया का आधार ये है कि मिल के अनुसार राज्य का एक टेलियोलॉजिकल उद्देश्य होता है। हाँ, ये शब्द सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन इसका मतलब बहुत सीधा सा है। इसका मतलब है कि राज्य का एक अंतिम लक्ष्य है, एक एंड गोल है, और वो लक्ष्य है अपने नागरिकों का नैतिक और बौद्धिक विकास करना। ये विचार उन्हें अरिस्तु के अच्छे जीवन को बढ़ावा देने वाले सिद्धांत से मिला था, जिसे मिल ने अपने जमाने के हिसाब से एक नया रूप दिया। अब मिल के काम के एक और ऐसे पहलू पर चलते हैं जो अपने जमाने के हिसाब से बहुत ही क्रांतिकारी था, और वो है नारीवाद पर उनके विचार। सोचिए, एक ऐसा दौर जहां महिलाओं को कानूनी और सामाजिक हर तरह से दोयम दर्जे का माना जाता था, वहां मिल के विचार किसी धमाके से काम नहीं थे। अपनी बहुत ही मशहूर किताब द सब्जुगेशन ऑफ विमेन में मिल ने साफ साफ तर्क दिया। उन्होंने कहा कि ये जो सोच है ना कि महिलाएं पुरुषों से कमतर होती हैं, ये कोई कुदरती सच्चाई नहीं है, बल्कि ये तो एक ऐसी बात है जिसे सबने सच मान लिया है, पर कभी उसे परखा ही नहीं। उन्होंने कहा कि ये समाज का बनाया हुआ एक अन्यायपूर्ण ढांचा है और इसे बदलना ही होगा। और मिल सिर्फ विचारों तक ही नहीं रुके, वो जमीन पर बदलाव चाहते थे। उन्होंने महिलाओं के लिए ठोस बदलावों की वकालत की। उन्होंने संसद में याचिकाएं लिखी, पब्लिक में बहसें की और महिलाओं के लिए वोटिंग के अधिकार, पढ़ाई लिखाई के अधिकार और संपत्ति के अधिकारों की जोरदार मांग की। उनका बस यही मानना था कि महिलाओं को भी अपनी असली काबिलियत दिखाने का एक मौका तो मिलना ही चाहिए। और मिल का असर कितना गहरा था, ये इस बात से पता चलता है कि उनके विचार आज भी कितने प्रासंगिक हैं। सूजन मॉलर ओकिन जैसी बाद की नारीवादी विचारकों ने उनके ही काम को आगे बढ़ाया। ओकिन का तर्क था कि समाज में सच्चा न्याय तब तक आ ही नहीं सकता जब तक घर के अंदर, परिवार के अंदर न्याय न हो। और इस विचार की जड़ें सीधे सीधे मिल की सोच से जुड़ी थी। अच्छा, अब हम मिल के नैतिक दर्शन यानी उनकी मॉरल फिलॉसफी की ओर बढ़ते हैं, जहां उन्होंने अपने समय के एक बहुत ही प्रमुख सिद्धांत उपयोगितावाद या यूटिलिटेरियनिज्म में एक बड़ा जरूरी बदलाव किया। उनके जो गुरु थे जेरेमी बेंथम, उनका मानना था कि भाई हर तरह की खुशी बराबर है, बस उसकी मात्रा यानी क्वांटिटी ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन मिल इससे सहमत नहीं थे। उन्होंने तर्क दिया कि नहीं, सुखों की गुणवत्ता यानी क्वालिटी में भी फर्क होता है। कुछ सुख उच्च या हायर होते हैं जो हमें बेहतर इंसान बनाते हैं, और कुछ निम्न या लोअर होते हैं जो सिर्फ शारीरिक होते हैं। इसको समझने का एक बहुत ही आसान तरीका है। सोचिए, एक बर्गर खाने से जो खुशी मिलती है वो कुछ पल की होती है, वो एक शारीरिक या निम्न सुख है। वहीं एक अच्छी किताब पढ़ने से जो सुख मिलता है वो बौद्धिक है, ज्यादा देर तक टिकता है, ये एक उच्च सुख है। मिल के लिए यही छोटा सा फर्क बहुत मायने रखता था। तो मिल के लिए उच्च सुख वो थे जो हमारी बुद्धि, हमारी नैतिकता और हमारी रचनात्मकता को चुनौती देते हैं। उनका मानना था कि असली खुशी बस पल भर के मजे से नहीं मिलती, बल्कि खुद को बेहतर बनाने और अपने चरित्र के विकास से मिलती है। और देखिए, यहीं पर यह विचार वापस राज्य के असली मकसद से जुड़ जाता है। तो मिल के विचार सुनने में तो बहुत महान लगते हैं, पर क्या वो हर जगह लागू हो सकते हैं? चलिए अब कुछ जरूरी आलोचनाओं को देखते हैं और ये पूछते हैं कि क्या मिल के इस भव्य दृष्टिकोण की अपनी कुछ सीमाएं भी थीं?
विचारक भिक्खू पारेख ने तर्क दिया कि मिल का सिद्धांत बहुत ज्यादा व्यक्तिवादी है, मतलब इंडिविजुअलिस्टिक है। भारत जैसे समाजों में जहां फैसले सिर्फ एक इंसान नहीं बल्कि उसका परिवार और पूरा समुदाय मिलकर लेता है, वहां मिल का मॉडल शायद पूरी तरह से फिट न बैठे। पारेख ने यही सवाल उठाया कि क्या मिल का सिद्धांत वाकई में यूनिवर्सल हो सकता है। एक और बहुत ही महत्वपूर्ण आलोचना जॉन रॉल्स की तरफ से आई। रॉल्स ने कहा कि देखिए, स्वतंत्रता और नैतिक विकास के ये महान विचार तब तक खोखले हैं जब तक उन्हें लागू करने के लिए ठोस संस्थाएं ना हों। जैसे बोलने की आज़ादी का अधिकार तब तक बेमानी है जब तक हमारे पास आज़ाद अदालतें और एक निष्पक्ष प्रेस ना हो जो इस अधिकार की रक्षा कर सकें। रॉल्स के मुताबिक मिल ने इस तरह की संस्थागत व्यवस्थाओं के बारे में विस्तार से बात नहीं की। बाद के नारीवादी विचारकों ने भी मिल के काम पर और गहरे सवाल उठाए। उन्होंने एक आइसबर्ग का उदाहरण देते हुए कहा कि मिल ने तो बस सतह को देखा, यानी कानूनी अधिकार, लेकिन असली समस्या तो पानी के नीचे छिपी है। वो गहरे सामाजिक नियम, वो मानसिकता और वो पूर्वाग्रह जो महिलाओं की पहचान को बनाते हैं। उनका कहना था कि सिर्फ कानून बदलना काफ़ी नहीं है, हमें इस पूरी मानसिकता को बदलना होगा। इन आलोचनाओं के बावजूद मिल की विरासत आज भी कायम है और खासकर न्याय की अवधारणा पर उनका बहुत गहरा असर है। चलिए देखते हैं कि उन्होंने इस क्षेत्र में क्या स्थायी प्रभाव छोड़ा। बेंथम का मानना था कि सजा का मकसद सिर्फ समाज में और अपराध होने से रोकना है, लेकिन मिल ने इसे एक नैतिक नजरिए से देखा। उनके लिए सजा का उद्देश्य सिर्फ रोकथाम नहीं बल्कि सुधार होना चाहिए। सजा ऐसी हो जो अपराधी को एक बेहतर इंसान बनने का मौका दे। तो अंत में मिल की विरासत का सार क्या है? सार यही है कि व्यक्ति का नैतिक और बौद्धिक विकास ही सब कुछ है। सोचने की आज़ादी, तर्क की शक्ति और खुद को लगातार बेहतर बनाने की कोशिश, यही एक स्वस्थ और तरक्की करने वाले समाज की नींव है। उनके ये विचार आज भी हमें रास्ता दिखाते हैं। तो मिल के इन 150 साल पुराने विचारों का आज की दुनिया में क्या मतलब है? और यही बात हमें एक आखिरी और शायद सबसे जरूरी सवाल पर ले आती है। आज की दुनिया में जहां सोशल मीडिया और एल्गोरिदम्स हमारी सोच को हर पल एक दिशा दे रहे हैं, क्या हम सच में आज़ाद होकर सोचने वाले इंसान बन रहे हैं जैसा मिल चाहते थे? या फिर हम अनजाने में उसी भेड़चाल और एक जैसी सोच के जाल में फंस रहे हैं जिससे वो हमें हमेशा बचाना चाहते थे? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचने की जरूरत है। देखने के लिए धन्यवाद।